आज हम पढ़ रहे हैं नेताजी का चश्मा गद्यांश। ठीक है, गद्यांश का अर्थ समझेंगे, प्रश्नोत्तरों के उत्तर भी समझेंगे, प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न भी समझेंगे कि प्रश्न का मतलब क्या है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ता है, प्रश्न पूछा क्या गया है। बिना प्रश्न समझे हम उत्तर नहीं दे सकते। कभी कभी बच्चे क्या होता है कि बहुत जल्दी में रहते हैं तो वो प्रश्न समझते ही नहीं है और बिना प्रश्न समझे उत्तर दे सकते हैं। तो इन सब गलतियों को बेटा हमें नहीं करना। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले गद्यांश अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में प्रश्न पढ़ना है, प्रश्नों को समझकर ही उत्तर देना। ठीक है, पहली पंक्ति में पढ़ रही थी, बार बार सोचते। अब देखो, आप विराम चिन्हों का पढ़ते समय प्रयोग नहीं करते, इनका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। आप जब पढ़ते हैं तो आपके पढ़ने में विराम चिन्ह महसूस होने चाहिए, क्योंकि ठीक है, तभी किसी वाक्य का सही उत्तर निकलकर बाहर आता है। ठीक है ना, चलिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ठीक है, ये हालदार साहब सोच रहे हैं कि उस कौम का, अर्थात बेटा कौम का मतलब होता है किसी जाति या सांप्रदायिक समूह के लोगों से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौम का अर्थ दूसरा है। यहाँ पर कौम का अर्थ उन भारतवासियों के लिए है जो जो देशभक्त होते हैं, जो अपने देश पर, अपनी जिंदगी, अपनी घर गृहस्थी, अपने बारे में चिंता नहीं करते, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, और सब कुछ न्योछावर कर देते हैं अपना कर्तव्य समझकर, उन लोगों पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो कौम को, कौम शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया गया है। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर कौम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि उन लोगों का ऐसा क्या, अब उन लोगों का क्या होगा जो ऐसे लोगों पर, मतलब देशभक्त लोगों पर हंसते हैं। ठीक है, और खुद क्या करते हैं, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। इसका मतलब ये है बेटा कि उन्हें ना तो अपने देश की परवाह है, ना ही अपने कर्तव्य की, उन्हें बस पैसे चाहिए। जिस हेतु आप पैसे उन्हें दे देंगे, ठीक है, जहां पर उन्हें उन्हें अपना लाभ होता हुआ दिखाई देगा, वो वहां पर उस रास्ते पर मुड़ जाएंगे। उन्हें सही गलत से, देश से, अपने कर्तव्य से कोई भी मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। दुखी हो गए, यह सोचकर कौन दुखी हो गया, हालदार साहब दुखी हो गए। अब देखिए, सिर्फ 3 शब्दों का एक पूरा वाक्य। ठीक है, इसमें मतलब समझ में आ रहा है कि हालदार साहब, ये विचार आया जब उनके मन में, तो इस विचार से वे दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। ठीक है, और लगभग 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। बेटा ये जो गद्यांश है, ये सबसे पहला नहीं है आपके पाठ का। ठीक है, इसमें बस क्रमांक 1 डला है, लेकिन ये सबसे पहला पाठ की शुरुआत से नहीं लिया गया। ये गद्यांश उस समय का है जब कैप्टन मर जाता है। ठीक है, और उसके मरने का समाचार हालदार साहब को मिलता है, और उसके बाद उनके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, ये तब का है। उसके 15 दिन बाद हालदार साहब उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। ठीक है, अब उन्हें मालूम था कि जो कस्बा है, ठीक है, कस्बे की हृदय स्थली, बेटा ये री की यहाँ पर मात्रा आएगी। ठीक है, नहीं लगी थी इसलिए मैंने लगा दी। ठीक है, हृदय स्थली का मतलब यहाँ पर है कि जो कस्बा है उसका जो मध्य स्थल है, जो मुख्य स्थल है, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित है, वो अभी भी वहां पर प्रतिष्ठित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। लेकिन अब वहां कौन सी चीज नहीं होगी, सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। जिस ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का काम दिया गया था, वो चश्मा बनाना भूल गया। और इसके बाद देखिए दूसरा वाक्य है, और कैप्टन मर गया। और क्या हुआ है, और कैप्टन भी मर गया। कैप्टन मर गया से क्या मतलब है, वो व्यक्ति नहीं रहा जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा लगाता था, वह भी अब नहीं रहा। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं। अब हालदार साहब ये मन में सोच रहे हैं
ठीक है, देखिए सोचा के बाद अल्पविराम है, यानी कि उनके बारे में बताया जा रहा है और वाक्य अलग भी किया गया अल्पविराम के द्वारा। सोचा, आज वहां नहीं रुकेंगे। हालदार साहब ने सोचा कि आज वो कस्बे में जहां पर रुकते थे चौराहे पर वहां नहीं रुकेंगे। पान भी नहीं खाएंगे। ठीक है, दूसरा वाक्य है, फिर उस अल्पविराम से अलग कर दिया गया है कि वो अब पान भी वहां पर रुककर नहीं खाएंगे। मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। ये एक के बाद एक अल्पविराम से सारे वाक्य क्यों जोड़े गए हैं? इसलिए जोड़े गए हैं कि ये सारी क्रियाएं जब हालदार साहब उस चौराहे पर आते थे और मूर्ति की ओर देखते थे तो एक के बाद एक सारी क्रियाएं होती थी, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, इसलिए इनको अल्पविराम लगा लगा कर एक के बाद एक लिखा गया है। ठीक है, क्या क्या करते थे? वहां रुकते थे, वहां पर पान खाते थे, मूर्ति की तरफ देखते थे और फिर बात करते थे वो जो पान वाला था उससे। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे? वहां पर देखेंगे भी नहीं और सीधे के सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, और उन्होंने क्या कह दिया इस ड्राइवर से कि चौराहे पर बिल्कुल मत रुकना। ठीक है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ये उन्हें बहाना बनाया कि आज बहुत सारा काम है, पान और कहीं खाएंगे। क्यों बहाना बनाया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसा दृश्य देखें जहां पर लोगों के मन में अपने देश के प्रति भक्ति की भावना नहीं हो, या फिर ऐसे उन्हें आभास हो कि नहीं अब कैप्टन नहीं रहा, अब ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं बचा है जिसके मन में देशभक्ति की भावना है। ठीक है, चलिए प्रश्न समझते हैं बेटा। हालदार साहब के दुखी होने का क्या कारण था? क्या कारण था? आपने ये पूरा अगर गद्यांश ठीक से समझ लिया तो हालदार साहब के दुखी होने का कारण यही था कि कैप्टन मर गया था। कैप्टन के मरने के बाद उनकी दृष्टि में उस कस्बे में ऐसा कोई देशभक्ति अपने मन में रखने वाला व्यक्ति नहीं था। ठीक है, जो सुभाष चंद्र जो बोस की प्रतिमा लगी थी उसके ऊपर चश्मा लगाए, या उनके अनुसार उनके जानने में कोई देशभक्त वहां पर नहीं था। ठीक है, दूसरा खा प्रश्न क्रमांक है, गद्यांश में युवा पीढ़ी के लिए निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। गद्यांश में युवा पीढ़ी के लिए क्या निहित संदेश है? तो युवा पीढ़ी के लिए यह संदेश है कि हमें हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में ऐसे काम करने चाहिए कि सिर्फ हमारा ही जीवन उससे सार्थक नहीं बने, सफल नहीं बने, बल्कि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, जहाँ के लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है, ऐसे काम करने चाहिए कि हमेशा उन्हें भी खुशी हो, उन्हें भी लाभ हो, और हमेशा जिस भी देश में हम रहते हैं उसके प्रति हमें आस्था, अपने मन में भक्ति रखनी चाहिए। देशभक्ति हर इंसान के हृदय में होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उन्हीं लोगों ने हमें स्वतंत्रता दिलवाई है। आज हम जिस प्रकार से हंसी खुशी रहते हैं, हमें पढ़ने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, कहीं भी जाने का अधिकार है, कोई भी काम करने का अधिकार है, तो सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए। ठीक है, और हमें ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों का मजाक उड़ाएंगे, अपने देश के प्रति आस्था नहीं रखेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम दोबारा किसी के गुलाम बन जाएंगे, और एक तरफ से अपनी खुद की मानसिकता के भी गुलाम हम बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हालदार साहब ने ड्राइवर को क्या आदेश दिया था और क्यों? हालदार साहब ने ड्राइवर को, ये नीचे वाली पंक्ति में आपको उत्तर मिल जाएगा, ड्राइवर को आदेश दिया था कि चौराहे पर नहीं रुकना है। अब मेरे बच्चे क्या करते, यहीं के यहीं उन्होंने पेन उठाया और ऐसे करके यहाँ पर ऐसा निशान निशान लगा दिया और ऐसा निशान लगा दिया और ये उत्तर लिख दिया। ये गलत तरीका है बेटा, है ना। आपको उत्तर मिल गया आसानी से, बहुत अच्छी बात है, उसका वाक्य में प्रयोग करके उत्तर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हालदार साहब ने ड्राइवर को आदेश दिया कि चौराहे पर नहीं रुकना है। ठीक है, क्यों नहीं रुकना है? क्योंकि आज बहुत सारा काम है। ठीक है, दो प्रश्न है इसमें, क्या आदेश दिया और क्यों दिया। क्यों दिया था? आज एक तो उन्होंने बहाना बनाया कि बहुत सारा काम है, और दूसरा वो नहीं चाहते थे कि वो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है वो बिना चश्मे के देखें, या उन्हें ये आभास हो कि अब ऐसा कोई भी देशभक्त नहीं है जो इस प्रतिमा पर चश्मा तक लगा सके। ठीक है,
ये दूसरा गद्यांश है, इस जो हमने पहला गद्यांश समझा उसी के बाद का है, ठीक है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। क्या हुआ, जो हालदार साहब थे उन्होंने बहुत सोचा कि मैं आज बिल्कुल चौराहे पर रुकूंगा नहीं, मूर्ति देखूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जो उनकी आदत थी कि वो जब भी चौराहे की तरफ से गुजरते थे तो उनकी आंखें वो हैं यकायक, ठीक है, अपने आप ही मूर्ति की ओर उठ जाया करती थी और वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखा करते थे, ठीक है। तो आदत जैसी रहती है तो कभी कभी क्या होता है, ठीक है, कि वो काम अपने आप ही हो जाता है, हम ना चाहें तब भी, ठीक है। तो उनकी आंखें भी मूर्ति की ओर चली गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, और जब उन्होंने मूर्ति की ओर देखा तो ऐसा कुछ देख लिया कि वो एकदम से जोर की आवाज में चिल्लाए, चीखे, कौन है दो पीपल, ठीक है, सौम्य शर्मा। बेटा आज तो पूरा नेटवर्क है, किसी बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो फिर चीखे वो, ठीक है, जोर से चिल्लाए, क्या चिल्लाए, रोको। अब देखो यहाँ पर रोको के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, मैंने आपको विराम चिन्ह पढ़ाए हैं, इसमें देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ठीक है। किसके लिए करते हैं, आश्चर्य और जब प्रसन्नता होती है या विस्मय होता है किसी चीज को देखकर तब इसका प्रयोग करते हैं। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते, हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन खड़े हो गए, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि हालदार साहब ने अपने ड्राइवर को कह रखा था कि बिल्कुल भी चौराहा जब आए तब वहां पर गाड़ी मत रोकना, निकल जाना, हमें आगे काम है, ठीक है। तो ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर अपनी गति से जीप चला रहा था, लेकिन अचानक ही यकायक जो हालदार साहब है उन्होंने रुकने के लिए कहा, तो ड्राइवर ने जैसे ही एकदम से ब्रेक लगाए, तो जब हम किसी चलते वाहन में अचानक ब्रेक लगाते तो बेटा वो जल्दी से रुकता नहीं, समय लगता है, ठीक है। लेकिन उसके रुकने की प्रतीक्षा भी नहीं की हालदार साहब ने, और वह जब गाड़ी तिरछी हुई और रुकी रही थी उसके रुकने के पहले ही वो जीप से बाहर कूद गए और तेजी से चलते हुए मूर्ति के सामने बिल्कुल अटेंशन की मुद्रा जो होती है उसमें जाकर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए, ठीक है। अटेंशन अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया आगत शब्द है, यहाँ पर अटेंशन के लिए जो हिंदी शब्द है वो होता है सावधान, ठीक है। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। अच्छा, अब पता चल रहा है आपको कि वो क्यों चौंके या चीखे जोर से, इसलिए क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज भी कोई ऐसा देशभक्त होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उस पर चश्मा लगाया होगा। क्यों, क्योंकि बेचारा जो लगाता था कैप्टन, जिसके मन में देशभक्ति थी, वो तो बेचारा चला ही गया, है ना, नहीं रहा। तो उन्हें किसी से भी आशा नहीं थी कि और कोई ऐसा काम करेगा, लेकिन उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ, ठीक है, जब उन्होंने एक सरकंडे से बना हुआ चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ देखा। बेटा सरकंडे जब जब हम किसी चीज को गोल आटों में उसकी आकृति बनाकर, ऐसे हुकनुमा आकृति बनाकर कोई चीज बनाते हैं उसको बोलते हैं सरकंडे। अब बच्चे क्या होते हैं, बच्चे छोटे तारों से या पतली टहनियों से जो मुड़ जाती हैं उनसे सरकंडे बना बनाकर खेलते हैं। तो बच्चों ने खेल खेल में एक सरकंडे से चश्मा बनाकर सुभाष चंद्र बोस जी को पहना दिया। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, ठीक है, ये देखकर कि जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो उनमें देशभक्ति की भावना है, ठीक है, उनसे भी ये नहीं देखा गया कि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति जो है वो बिना चश्मे के, ठीक है, उन्होंने खेल खेल में जो उनको सामान मिला उसी से चश्मा बनाकर उन्हें पहना दिया। क्या मतलब कि भले ही चाहे वो बच्चे छोटे हैं लेकिन उनमें भक्ति की, देशभक्ति की भावना भरी हुई है। ये देखकर हालदार साहब भावुक हो गए, उनका मन और आंखें दोनों भर आई। चलिए अब ये पूरा गद्यांश हमने समझ लिया, इसके प्रश्न समझते हैं। हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे चौराहे पर रुकने की और मूर्ति की ओर देखने की?
वे क्यों चीखे? वे इसलिए चीखे क्योंकि उन्होंने मूर्ति के ऊपर सरकंडे से बना हुआ चश्मा देखा, जो उनके लिए बहुत ही अप्रत्याशित घटना थी। अप्रत्याशित घटना थी का मतलब ये है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई अभी देशभक्त होगा या ऐसा कोई होगा इस कस्बे में जो प्रेमचंद की मूर्ति, सॉरी, आपके सुभाष चंद्र की मूर्ति को चश्मा पहनाया है। यहाँ पर मैंने प्रेमचंद की मूर्ति बनवा दी बेटा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को चश्मा पहनाएगा, ठीक। चलिए, अब जो पढ़ते रहते हैं वो आपको दिमाग में रहता है। मैं प्रेमचंद पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में प्रेमचंद आ गया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति थी, उसको चश्मा पहनाएगा। अगला है बेटा प्रश्न, मूर्ति इतनी सी बात पर से क्या अभिप्राय, ठीक है। इतनी सी बात पर से क्या अभिप्राय है, हमने जो ये शब्द दिए गए हैं इतनी सी बात, इनका अभिप्राय बताना। तो इतनी सी बात का यहाँ पर अभिप्राय ये है कि ये बहुत ही साधारण घटना थी कि बच्चों ने खेल खेल में सरकंडे से एक चश्मा बनाकर प्रेमचंद सुभाष चंद्र की मूर्ति पर पहना दिया। लेकिन जहां हालदार साहब खड़े थे, जिस दृष्टिकोण से, जिस नजरिए से वो देख रहे थे, ये उनके लिए बहुत ही बड़ी घटना थी। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते थे कि आजकल लोगों में देशभक्ति की भावना नहीं है। लेकिन जब उन्होंने बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना देखी, जो देशभक्त हैं हमारे, जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए, ठीक है, उन लोगों के लिए जब उन्होंने देशभक्ति की भावना देखी, वो भी छोटे बच्चों के मन में, ठीक है, तो उनका जो नजरिया था वो बिल्कुल ही बदल गया और उनका मन भावपूर्ण हो गया। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? जब इस प्रकार की अप्रत्याशित घटना, जब वो सोचते थे कि आज किसी के भी मन में देशभक्ति की भावना नहीं है, तब उन्होंने छोटे बच्चों को ऐसा कृत्य करते हुए देखा, ठीक है। छोटे बच्चों के मन में इतनी देशभक्ति की भावना, इतने आदर की भावना स्वतंत्रता सेनानियों के लिए देखी तो उनकी आंखें भर आई। मूर्ति के प्रति हालदार के भावनात्मक लगाव को स्पष्ट कीजिए। मूर्ति के प्रति हालदार साहब का भावनात्मक लगाव इसलिए था क्योंकि उनके मन में देशभक्ति की और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आस्था थी, ठीक है, और सम्मान था। इसलिए वे सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी उसके प्रति उनके मन में भावनात्मक सम्मान था, ठीक है बेटा। अगली बार भी मूर्ति के आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं? देखो बेटा, ये जो मैं पढ़कर बता रही हूँ ना, इसलिए पढ़ के बता रही हूँ क्योंकि आप में से कई बच्चे विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं पढ़ते समय, उनकी जो भाषा या उच्चारण है उसमें नहीं पता चलता। तो आपको पढ़ना भी है तो इसी प्रकार से पढ़ना, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें बताया गया है कि नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उनकी जो मूर्ति है उस पर एक बार तो उन्होंने चश्मा नहीं देखा, हालदार साहब ने दूसरी बार भी नहीं देखा, ठीक है। तो क्या हुआ, हालदार साहब को बड़ा अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ, क्योंकि कैप्टन हमेशा उस मूर्ति पर चश्मा लगाकर रखता था। फिर हालदार साहब की जब जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्होंने किससे पूछा? पान वाले से पूछा, ठीक है, क्यों भाई, क्या बात है? प्रश्नवाचक वाक्य ये, क्या तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं। अब इस पर पान वाला जवाब दे रहा है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि जो कैप्टन था हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा लगाकर रखता था, नए नए चश्मे लगाता था, वो बेचारा अब नहीं रहा। उसके ना रहने पर उस मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा? ठीक है, और ये एक प्रकार से सूचना भी दे रहे हैं हालदार साहब को कि जो बेचारा कैप्टन था वो अब नहीं रहा है, वो मर चुका है, ठीक है। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। इस सूचना के मिलते ही हालदार साहब का मन दुखी हो गया और वो इसके आगे पान वाले से कुछ भी नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। ये जो वाक्य है कि कैप्टन मर गया या नहीं रहा, इससे हालदार साहब
बहुत दुखी हो गए, ठीक है? वो आगे कुछ नहीं कह पाए, कुछ क्षण वहीं खड़े रहे और फिर अपनी जीप में बैठकर चले गए। बेटा इसमें देखिए दोनों के मन में उदासी और कैप्टन के प्रति सम्मान की भावना या प्रेम की भावना प्रकट हो रही। क्यों? क्योंकि जो पान वाला था, जो हमेशा कैप्टन को कुछ ना कुछ ऊट-पटांग कहता रहता था कि कैप्टन ऐसा है, लंगड़ा है, ये है, वो है, ठीक है? जो उसका सम्मान नहीं करता था, उसके मरने के बाद अर्थात कैप्टन के मरने के बाद उसके मन में भी, पान वाले के मन में भी कैप्टन के प्रति सम्मान था। क्यों? क्योंकि कैप्टन काम इस प्रकार के करता था, ठीक है? देशभक्ति की भावना थी उसके मन में, वो कुछ नहीं ऐसा झंडा लेकर किसी का घूमता नहीं था, वो क्या करता था जो उससे हो सकता था, यानी कि अगर वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा सकता था, उसके पास चश्मे थे तो बेचारा रोज बदल-बदल कर चश्मा लगा देता था। उसका यही तरीका था अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा प्रस्तुत करने का, ठीक है? इसी वजह से इसके उसके इन गुणों की वजह से हालदार साहब ही नहीं कैप्टन जो पान वाला था वो भी उसका मन ही मन सम्मान करता था और जब वो नहीं रहा पान वाले को तब इस बात का एहसास हुआ। अब प्रश्न समझ लेते हैं, मूर्ति किसकी थी? तो आप सभी जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी। उसकी आँखों पर चश्मा क्यों नहीं था? पहली बार उसकी आँखों पर चश्मा इसलिए नहीं था क्योंकि जो वो कैप्टन चश्मा लगाता था वो अब नहीं रहा था, इसलिए नेताजी की जो मूर्ति थी उसकी आँखों पर चश्मा नहीं था। दूसरे प्रश्न का उत्तर, पान वाला उदास क्यों हो गया? पान वाला जो है वो कैप्टन की मृत्यु से दुखी था। ठीक है? वो बेचारा जो कैप्टन था चश्मे वाला, वो ना तो कोई ऐसा उसका शरीर था तगड़ा, ना कभी वो किसी सेना में रहा था, ना पुलिस में रहा था, लेकिन उसके काम ऐसे थे, उसके मन में देशभक्ति थी, इसीलिए सब उसे कैप्टन कहते थे। और पान वाले को भी ये नहीं पता था कि उसके मन में भी उसके लिए श्रद्धा है और सम्मान है। अगला प्रश्न है, हालदार साहब और पान वाले के स्वभाव में क्या समानता दिखाई पड़ी? तो इस वाले गद्यांश में हालदार साहब के और पान वाले के स्वभाव में यह समानता दिखाई पड़ी कि दोनों ही कैप्टन की मृत्यु से दुखी हैं। ठीक है? दोनों को ही इस बात का अफ़सोस है, इस बात का गम है कि कैप्टन अब नहीं रहा। ठीक है? भला इंसान था, ऐसा कुछ नहीं करता था वो कि बिल्कुल सेना में था, पुलिस में था, देश पर जान देने के लिए तैयार था, नहीं, उससे जितना हो सकता था, जिस स्तर पर हो सकता था, वो अपनी देशभक्ति देश के लिए प्रदर्शित करता था, ऐसा काम करता था। और उसके इन्हीं छोटे-छोटे कामों से हालदार साहब और पान वाले के मन में भी उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। और इस श्रद्धा भाव से पान वाला भी अवगत नहीं था, उसे भी नहीं मालूम था कि मैं जो कैप्टन है, ठीक है? वो अगर चला जाएगा या वो नहीं रहेगा तो उसकी कमी हम सबको इतनी महसूस होगी।